हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि आप किस तरीके से जब भी आप अर्थमेटिक कैलकुलेशन करें, जब भी आप अंक गणितीय परिकलनों को करें, तो आप किस तरीके से जो रिजल्ट है, रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता आती है, उसको आप किस तरीके से जो है निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका पहला जो आपका पॉइंट था वो हमने डिस्कस करा था। ठीक है, और हमने इसे देखा था एक एग्जाम्पल के थ्रू, हमने इसे समझा था। अब हम चलते हैं अगले जो आपका अगला जो पॉइंट है उसकी तरफ। तो आपका जो अगला पॉइंट है वो है, if a set experimental data is specified to n significant digit, a result obtained by combining data will also be valid to n significant digit। यानी अगर हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करते, कोई आपने जो है प्रयोग किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपके पास एक रिजल्ट है, तो जितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक, जितने सिग्निफिकेंट या सार्थक अंकों तक आपका जो वो रिजल्ट आता है, वो जो आपका जो भी आपका रिजल्ट आता है, उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक जो आपका परिमाण आंकड़ों से या कैलकुलेशन से आया है, वो भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिया जाता है। यानी अगर आपके पास कोई एक आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपका जो रिजल्ट आया वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का है, तो अगर आप उसी को कैलकुलेशन के थ्रू करते हैं, कैलकुलेशन के माध्यम से करते हैं, तो वहां पे भी जो आपका वो रिजल्ट आएगा वो भी आपका उतने ही डिजिट तक आना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, दोनों का जो सार्थक अंक है वो सेम होने चाहिए। If a set of experimental data is specified to n significant figure, a result obtained by combining the data will also be valid to n significant figure। यदि किसी प्रायोगिक आंकड़े के समुच्च n सार्थक अंकों का उल्लेख है, तो आंकड़े के संयोजन से प्राप्त परिणाम भी n सार्थक अंकों तक वैध हो। यानी मान लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और आपका एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया या प्रयोग में जो रिजल्ट आया वो आपका 2.701 है। ठीक है, 2.701 आया, और आपने कैलकुलेशन करी तो आपका जो रिजल्ट आया वो 2.7145 आया, कुछ इस तरीके से है। तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास कैलकुलेशन है तो इसे भी आप उतने ही सार्थक डिजिट तक लेंगे, यानी इसकी डिजिट भी आपको 4 तक ही लेनी जितनी आपकी जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा से आई। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को छोड़ देंगे, 5 छूट जाएगा। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें अगर आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जितनी सार्थक अंक है उतने ही सार्थक अंक आपके कैलकुलेशन में भी होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन n बट आल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ। यानी जब भी हम किसी एरर की बात करते हैं, कोई एक एरर है, ठीक है, कोई एक एरर है, कोई एक त्रुटि है, तो जो एरर होता है वो सिर्फ जितने स्पेसिफिक नंबर है, जितनी भी आपके सार्थक अंक है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस नंबर के ऊपर निर्भर करता। मान लीजिए आपको जो है आपको लेंथ और ब्रेथ दी है, यानी लंबाई और चौड़ाई दी है किसी आयतन की। लंबाई जो है वो 2.017 है, और इसमें जो आपको एरर या त्रुटि दी है वो आपको जो दी है वो कितनी है आपकी 0.1%। इसी तरीके से आपके पास जो है चौड़ाई दी है, आयतन की चौड़ाई मान लीजिए 3
2.08 और इसमें जो आपको एरर दिया है या जो उसकी अनसर्टेनिटी या एरर दिया गया है वो मान लीजिए 1%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है एरर निकालेंगे या जो भी आपकी त्रुटि है वो निकालेंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले केस में इसमें जो एरर आएगा आपका 2.017 है, एरर कितना है प्लस माइनस, ठीक है 0.1% है। तो किसका होगा परसेंट, आपका जो लेंथ है लंबाई इंटू 2.017 से सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो त्रुटि आई है वो कितनी आई है 0.002017। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है उसको आप लेके आप इसे इस तरीके से ले लें। इसी तरीके से आप ब्रेथ के केसेस में करेंगे। तो आप लिख सकते हैं 3.08 प्लस माइनस, तो अंदर का आप 1/100 इंटू किससे होगा 3.08 से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0308। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से आपका एरर ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एरर ले किसी संख्या के मान के अपेक्षित त्रुटि जो विनिर्दिष्ट सार्थक अंकों तक दी गई है न केवल n पर वरना दी गई संख्या पर भी निर्भर करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों की विमाएं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विमाओं। अब जैसे कि आप जानते हैं आपने बहुत सारी जो अलग अलग राशियां पढ़ी, ठीक है, अलग अलग टाइप की आपके पास राशियां होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप जानते हैं बहुत अलग अलग चीजें हैं, सबकी अलग अलग यूनिट होती है। जैसे आपकी लेंथ यानी लंबाई की मीटर होती है, आपकी टाइम की सेकंड होती है, आपकी स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इस तरीके से अलग अलग जो क्वांटिटीज है उनको हम यूनिट्स में दर्शाते हैं। और कुछ यूनिट आपकी क्या होती है बेस यूनिट होती है, कुछ डिराइव यूनिट होती है, कुछ मूल मात्रक होते हैं और कुछ आपके डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। अब ये जो है ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन है यूनिट्स का। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल यूनिट यानी विमाओं के बारे में। तो बेसिकली जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं, जितने भी मात्रक हैं, उनको हम कुछ फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी जो आपकी मूल राशियां हैं उनमें हम एक्सप्रेस करते हैं। ये बेसिकली आपके पास 7 होती, जो कि आपकी है लंबाई यानी लेंथ, समय यानी टाइम, मास यानी द्रव्यमान, इसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है जिसे आप एम्पेयर में नापते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, ठीक है, जिसे आप केल्विन में नापते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है ऊष्मगतीय ताप, ज्योति तीव्रता जिसे आप कैंडिला में नापते हैं, और आपके पास पदार्थ की मात्रा यानी मोल है। तो ये क्या है, ये डायमेंशन है, हमारे पास 7 डायमेंशन है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई की विमा क्या है आपकी L है, विद्युत धारा का A है, ऊष्मीय गतीय ताप का K है, ज्योति तीव्रता CD है, पदार्थ की मात्रा मोल है। तो ये जो 7 डायमेंशन है इनमें ही हम सारी की सारी जो यूनिट्स हैं, जितने मात्रक हैं, उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। अब ये जो है ये आपके बेस है, इन्हीं के उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं मैकेनिक्स की यानी यांत्रिकी की,
तो जब भी हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, यांत्रिकी की बात करते हैं, जिसमें हम मोशन या गति को लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, यांत्रिक या गति या मोशन जो है उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो वहां पे हम जो है मोस्टली जो है ज्यादातर हम एमएलटी का यूज करते हैं, यानी जो एमएलटी है यानी मास, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है, ये जो तीन टर्म्स हैं, इसी में ही हम जितनी भी आपकी यांत्रिकी या मैकेनिक्स में जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं उन्हें हम एमएलटी में ही एक्सप्रेस करते हैं, एमएलटी में ही उन्हें हम उसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है या उसकी जो विमाएं हैं उनको हम शो करते हैं। ठीक है, अब एमएलटी आपके पास है, एम जो है आपका द्रव्यमान है, एल आपकी लंबाई है और टी क्या है आपका समय। ठीक है, तो इसी में हम दर्शाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमेशा जब भी आप विमाएं लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है, तो जब भी आप विमाएं लिखेंगे या डायमेंशंस लिखेंगे, हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इस तरीके। ठीक है, इस तरीके से आपका लिखा होना चाहिए। ठीक है, all the physical quantity represented by derived unit can be expressed in terms of some combination of 7 fundamental or basic। जब भी हम भौतिक राशियों की बात करते हैं तो भौतिक राशियों को हम जो आपकी 7 फंडामेंटल या मूल राशियां हैं उनसे ही हम दर्शाते। ठीक है, we shall call these base quantities as 7 dimension of physical world। हम इनको क्या कह सकते हैं, हम इनको हमारा जो भौतिक दुनिया है उसकी 7 विमाएं क्या कहते हैं, 7 विमाएं यानी 7 डायमेंशन, which are denoted in square bracket, और जिन्हें हम किसमें शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, इस तरीके से आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसमें इसे दर्शाया जाता है। Thus length has dimension L, तो लंबाई की जो विमा है वो क्या है आपकी L है, मास यानी द्रव्यमान की M है, टाइम यानी समय की T है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का A है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का K है यानी केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की CD यानी कैंडेला है, एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और पदार्थ की मात्रा जिसे हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, मोल। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अब जब भी हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, भौतिक राशियों की, तो भौतिक जो राशियां होती हैं उनको हम डायमेंशंस में शो करते हैं, एम, एल, टी, के, मोल, कैंडेला, इनमें एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो है बेस यूनिट है, इनको हम पावर यानी इसके ऊपर हम पावर लगाते हैं या एक्सपोनेंट लगाते हैं, जिनसे हम इन क्वांटिटीज को दर्शाते या एक्सप्रेस करते। नोट दैट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट round a quantity means that we are dealing with the dimensions of the quantity। अब जब भी हम बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की इस तरीके से, तो इसका अर्थ क्या है कि हम ऐसी डायमेंशंस से डील कर रहे हैं, ऐसी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं जो कि आपकी इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करता है, डायमेंशंस को, विमाओं। व्युत्पन्न मात्रकों द्वारा व्यक्त होने वाली सभी भौतिक राशियां 7 मूल राशियों के संयोजन के पदों में प्रस्तुत की जा सकती है। इन मूल राशियों को हम भौतिक संसार की 7 विमाएं कह सकते हैं और इन्हें गुरु कोष्ठक यानी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ निर्दिष्ट किया जाता है। इस प्रकार लंबाई की विमा L, विद्युत धारा की विमा A, ऊष्मा गतिकीय ताप की K, ज्योति तीव्रता की CD और पदार्थ की मात्रा की मोल है। किसी भौतिक राशि
की विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि में व्यक्त करने के लिए मूल राशियां ठीक है। तो ये जो है इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो आपके पास जो टर्म्स है उन्हें पावर्स में लिखते हैं। जितने भी आपके डायमेंशन है, विमाएं हैं, उन्हें हम पावर में शो करते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि हमारे पास 7 डायमेंशन है, 7 जो है बेस यूनिट है, ठीक है, 7 मूल विमाएं हैं। उन्हीं के बेस पे, उन्हीं के अनुसार हम क्या करते हैं, सारी के सारे जितने भी यूनिट है उनकी हम विमाएं या डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे और बेसिकली ये क्या हो। जब भी हम बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन की, तो ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम बेस यूनिट, ठीक है, बेस यूनिट को और जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको इक्वेट करते हैं, उनको बराबर दिखाते हैं। जैसे कि आपके पास अलग अलग प्रकार की जो है मात्रक है, अलग अलग मात्रक होते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, आयतन यानी वॉल्यूम की बात की जाए, ठीक है, वॉल्यूम की बात की जा रही है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हमने ले लिया कि जो आयतन का फॉर्मूला है वो क्या है आपका, साइड। अब इससे अगर हम विमा लिखें तो क्या होगा आपका, mlt। अब यहाँ पे द्रव्यमान तो है नहीं, ठीक है, साइड है यानी मीटर क्यूब है इसका जो मात्रक है, ठीक है। तो m तो इसमें है, तो m आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। t, t भी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या है, साइड क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप जानते हैं मीटर की विमा क्या होती है, एल, एल यानी लंबाई। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आयतन यानी वॉल्यूम का क्या हो गया, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, यानी विमीय सूत्र हो। तो आपका वॉल्यूम यानी आयतन का जो विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला आया है वो आया है एम नॉट एल क्यूब और टी नॉट, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जो आपका चाल होती है, ठीक है, चाल, चाल की जो आपका चाल है यानी स्पीड है, इसका इसका जो है यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है आपकी, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब इसका अगर हम विमेय सूत्र लिखें तो आप ही जानते हैं इसे भी हम एमएलटी में ही शो करेंगे क्योंकि ये किसका है, यांत्रिकी का एक भाग। अब मीटर जो है वो किसकी, आपकी जो यूनिट है, जो मीटर मात्रा है वो किसका है, लंबाई का, ठीक है, लंबाई का, यानी लेंथ में यहाँ पे क्या जाएगा, 1 पर सेकेंड है, सेकेंड किसका है, समय का, टाइम का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। और द्रव्यमान तो है नहीं, तो इसका जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, जो आपका विमेय मात्रक, सॉरी, जो आपका विमेय सूत्र आ गया वो क्या आया, एम नॉट L1 T माइनस, ठीक है, इस तरीके से आ गया। इसी प्रकार से आप ये जानते हैं जो वेलोसिटी होती है यानी वेग जो होता है, वेग का जो है एसआई यूनिट भी मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसको भी आप जब इसका विमेय सूत्र निकालेंगे तो वो भी आपका एम नॉट L1 T माइनस 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम त्वरण की बात करें या एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन का निकालते हैं यानी त्वरण का। तो त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर का डायमेंशन या विमेय क्या होता है, लेंथ L,
यानी लंबाई, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सेकंड क्या है, स्क्वायर में, और प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी आप इसे लिख सकते हो m सेकंड माइनस 2। तो यानी सेकंड किसका है, समय का है, टाइम का है, तो t के ऊपर क्या आ जाएगा आपका -2, और m तो है नहीं, द्रव्यमान तो है नहीं, मास सही नहीं है, तो m 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला या विमेय सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर देंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, यानी विमेय सूत्र तथा विमेय समीकरण। द एक्सप्रेशन व्हिच शोज हाउ एंड व्हिच ऑफ द बेस क्वांटिटी represent the dimension of a physical quantity is called dimensional formula of the given physical quantity। किसी दी हुई राशि का विमेय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमेय, यानी कि जब भी हम किसी भी विमेय राशि की बात करते हैं, विमेय सूत्र की बात करते हैं, तो वो क्या दिखाता है कि जो भौतिक राशि है, ठीक है, ये जो मूल राशि है उसकी कितनी विमाएं है, उसकी कितनी डायमेंशन या विमाएं है। फॉर एग्जाम्पल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज m0 L क्यूब T0, यानी जैसे कि आयतन का विमेय सूत्र क्या है आपका m0 L क्यूब T0। आप हमेशा जब भी विमेय सूत्र लिखेंगे, हमेशा आपको इस तरीके से गुरु कोष्ठक या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में, ठीक है, और ये आपका 3 इधर पे आ जाएगा, यानी 3 इधर पे आ जाएगा। एंड दैट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज m0 L T-1। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेग की या चाल की, या जो आपका चाल है या स्पीड है, तो यहाँ पे आपका जो विमेय सूत्र है इन सबका क्या है m0 L1 T-। तो इससे आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमेय सूत्र है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक किसी एक यूनिट का या मात्रक का नहीं होता, वो एक से ज्यादा का होता है। क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मूल राशि, क्योंकि यहाँ पे हम मूल राशि को ले, ठीक है। सिमिलरली m0 L1 T-2 is the dimensional formula for acceleration। इसी तरीके से m0 L1 T-2 किसका है, त्वरण का, यानी एक्सेलरेशन की विमेय सूत्र। इसी प्रकार से अगर हम बात करें mL-3 T0, तो ये किसका है, मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व। किसी दी हुई भौतिक राशि का विमेय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। उदाहरण, आयतन की विमेय सूत्र m0 L3 T0 तथा वेग या चाल का m0 L1 T-1 है। इसी प्रकार m0 L1 T-2 किसका है, त्वरण का, और mL-3 T0 किसका है, द्रव्यमान घनत्व। तो इस तरीके से आप जो है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन यानी विमेय सूत्र, विमेय समीकरण। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें आप विमेय सूत्र को मात्रक के क्या करते हैं, बराबर रखते हैं। तो वही आपकी इक्वेशन होती है, जहाँ पे आपका इक्वल टू आ जाता है, बराबर का चिन्ह आ जाता है, वहां पे आपकी क्या हो जाती है, एक समीकरण बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। An equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation of the physical quantity। यानी वह समीकरण
जिसमें हम किसी भौतिक राशि को उसके विमेय सूत्र से जो है बराबर करते हैं, उसके बराबर लिखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है आपका डायमेंशनल इक्वेशन यानी विमेय समीकरण। Thus, the dimensional equations are the equations which represent the dimension of a physical quantity in terms of base quantity. यानी जो आपकी डायमेंशनल इक्वेशन है, विमेय समीकरण है, वो क्या है, वो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म्स में दर्शाता है। ठीक है, किसी भौतिक राशि को उसके विमेय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमेय समीकरण कहते हैं। अतः विमेय समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उनकी विमाओं के पदों के निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एरिया की। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या है, एरिया है यानी क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जो है या एरिया जो है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आपका क्षेत्रफल होता है इसका मात्रक क्या है। इसकी जो यूनिट है वो आपकी क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसे विमाओं में दर्शाएं तो यहाँ पे आपके पास मीटर स्क्वायर है, और मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का यानी लेंथ। तो इसका जो मूल विमेय क्या होगी, आपकी बेस डायमेंशन क्या होगी, बेसिक डायमेंशन क्या होगी, इसकी लेंथ। तो यहाँ पे एल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास मास यानी द्रव्यमान का कोई भी मात्रक नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और टाइम का भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्षेत्रफल या एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m0L2T0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे जो इस तरीके से दर्शाया गया है, क्षेत्रफल बराबर m0L2T0 या एरिया इक्वल टू m0L2T0, ये आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये क्या है, ये आपका विमेय समीकरण। तो इस तरीके से आपके विमेय समीकरण लिखी जाती है यानी डायमेंशनल इक्वेशन लिखा जाता है। और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, विमेय समीकरण लिखनी है, और आपको विमेय फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास डेंसिटी है, घनत्व है, इसको लिखने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण और बल का भी विमेय सूत्र लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसे होमवर्क से करके आना है। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि विमेय क्या होती है और विमेय सूत्र क्या होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे किस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं और डायमेंशनल इक्वेशन किस प्रकार से लिखी जाती है। तो आपको इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, साथ ही साथ जो आपको होमवर्क दिया गया है उसे करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।